नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की जो वीडियो क्लास है अपनी वो है कक्षा 12 और कक्षा 12 की बुक है अपनी सेकंड स्वतंत्र भारत में राजनीति। उस स्वतंत्र भारत में राजनीति जो बुक है अपनी, उस बुक में से दूसरा लेसन है अपना एक दल के प्रभुत्व का दौर। आज हम उसी की बात करने वाले हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो एक ऐसा क्या था जो एक ही दल का प्रभुत्व रहा, ऐसे क्या कारण रहे होंगे। और एक दल का प्रभुत्व तो था, लेकिन उसके सामने ऐसी कौन सी चुनौतियां थी, क्योंकि उस समय की बात करें तो लोकतंत्र स्थापित करने की अनेक चुनौतियां थी। तो आज उन्हीं चुनौतियों की आज हम बात करने वाले हैं। देखते हैं लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियां। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियां। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियां। ऐसी क्या चुनौतियां थी कि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, तो उन चुनौतियों की बात करें। देखते हैं कि 14-15 अगस्त को क्या हुआ। भारत और पाकिस्तान अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। कब की बात है? 14-15 अगस्त की। 14 व 15 अगस्त 1947 को द्विराष्ट्र का विभाजन भी होता है और क्या हो जाता है, स्वतंत्र भी हो जाते हैं। द्विराष्ट्र कौन से? भारत और पाकिस्तान। द्विराष्ट्र कौन से? भारत और पाकिस्तान। ये दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और दोनों अलग अलग भी होते हैं, यानी कि विभाजन, दोनों का विभाजन हो चुका है। भारत से अलग हो गया कौन? पाकिस्तान। तो ऐसी स्थिति में यहाँ संविधान का निर्माण भी हो चुका था, यानी कि संविधान का निर्माण हम बात करें कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है देश में। तो ऐसी क्या समस्या थी कि लोकतंत्र के सामने की चुनौतियाँ, ऐसी कौन सी चुनौतियाँ थी जिससे ये हो रहा था कि यहाँ देश को एकत्रित कैसे किया जाए, यहाँ जो चुनाव कैसे करवाया जाए। तो यही समस्या है। तो बात करें कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मार्ग चुना, यानी कि भारत स्वतंत्रता के बाद कौन सा मार्ग चुना उन्होंने? लोकतंत्र का। सब समझते हो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वही है दोस्तों कि डेमोक्रेसी, जनता का शासन, जनता के हाथ में शक्तियां देना, संपूर्ण कार्य जनता के हाथ में। तो यही मार्ग चुना था किसने? भारत ने। तो भारत के सामने ये समस्या है। अब लोकतंत्र तो चुन लिया कि लोकतंत्र होना चाहिए, तो लोकतंत्र में तो क्या होगा, जनता को शक्तियां देनी पड़ेगी। जनता ही क्या करेगी, शासकों का चुनाव करेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो उससे पहले हम बात करें कि जो स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मार्ग चुना, क्यों चुना, यही मार्ग क्यों चुना? तो इस मार्ग का प्रमुख कारण क्या बना जाता है कि संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये भी बात करें कि संविधान अंगीकृत कब हुआ? संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को। यानी कि ये तारीख की भी बात करें तो प्रस्तावना में लिखी गई है। संविधान की जो प्रस्तावना, उस प्रस्तावना में कौन सी तारीख वर्णित है? 26 नवंबर 1949। इसको हिंदी मास के अनुसार भी कहे तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। ये कौन सी तारीख है? 26 नवंबर 1949। यानी कि 11वां जो, यदि बात करें कि संविधान में जो अधिवेशन हुए थे वो टोटल तो 12 हुए थे। टोटल तो कितने हुए?
12, लेकिन संविधान की बात करें तो 11 अधिवेशन लगे थे और 11वां कौन सा था? 26 नवंबर 1949 का। तो ये चीज़ भी आप कंपटीशन एग्जाम के लिए ध्यान में रखना कि संविधान के निर्माण में यानी कि टोटल अधिवेशन कितने लगे? टोटल अधिवेशन लगे थे 11। थे कितने टोटल? पूरे टोटल कितने थे? तो 12 थे। संविधान में कितने लगे? 11। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 की तारीख हमारे को मिल जाती है कि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, ये तारीख मिलती है कौन सी? 26 नवंबर 1949 की। संविधान पर हस्ताक्षर की बात करें कि संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर कब हुए? तो 24 जनवरी 1950 को ये क्या हो जाते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। संविधान पर हस्ताक्षर, संविधान पर हस्ताक्षर कब होते हैं? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हो जाते हैं? हस्ताक्षर हो जाते हैं। और संविधान देश में लागू कब हो जाता है? संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। अब जैसे ही ये संविधान तो लागू हो जाता है, लेकिन संविधान के अनुसार क्या रखा गया था? हमने पहले बात लिखी थी, भारतीय स्वतंत्रता के बाद कौन सा मार्ग अपनाता है? लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र का मार्ग किसके आधार से अपनाया? संविधान के अनुसार अपनाया गया, क्योंकि 26 नवंबर 1950 को क्या हो जाता है? देश में संविधान बनकर तैयार हो जाता है। बनकर तैयार होकर वो देश में लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। जैसे ही ये लागू हो जाता है तो यही सामने आता है कि अब क्या हो? चुनाव करवाने होंगे, क्योंकि संविधान में पहले लिख दिया गया था कि चुनाव होगा। जैसे हम राजा महाराजाओं की बात करें तो उस समय भी क्या थे? चुनाव प्रणालियाँ थी उनमें। वो जैसे एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, और मंत्री परिषद भी क्या थी? अशोक के समय की बात करें तो मंत्री परिषद थी, और उसी मंत्री परिषद में एक खल्लाट हुआ करता था, 500 सदस्यों की एक मंत्रिमंडल होता था। तो वैसे ही उन्हीं चीज़ों को देख देख कर ये कहे कि संविधान में अलग अलग देशों से कुछ तथ्य उठाकर आंकड़े तथ्य उठाए, वो तथ्य उठाकर अपने संविधान में जोड़ा गया। जैसे नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आइलैंड से ले लिया गया। तो ऐसे ही क्या हुआ? ये संविधान में शब्द जोड़े गए, और उन्हीं शब्दों के आधार पर हमने ये देखा कि सबसे अच्छा क्या माना जाता है? लोकतंत्र माना जाता है। और उसी लोकतंत्र से हम क्या कर सकते हैं? एक देश को चलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। किसके माध्यम से? लोकतंत्र के माध्यम से। अब बात करें जैसे 26 जनवरी 1950 को देश में क्या हो जाता है? संविधान लागू हो जाता है, लेकिन इस समय सरकार बनती है अंतरिम सरकार। कौन सी सरकार बनती है? अंतरिम सरकार। इस समय की बात करें तो अंतरिम सरकार थी। यहाँ अंतरिम सरकार का गठन, सरकार का गठन था। अब अंतरिम सरकार थी, लेकिन इसको लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अपने को सरकार बनानी थी, वो किसके माध्यम से? लोकतंत्र के माध्यम से। तो यहाँ प्रथम चुनाव आयुक्त बनाया गया। प्रथम चुनाव आयुक्त, यानी कि चुनाव प्रक्रिया का पूरा कार्य कौन करेगा? सुकुमार सेन करेंगे। सुकुमार सेन जी को यह सौंप दिया गया कि आप क्या करोगे? चुनाव प्रणाली को अपनाओगे, और उसी चुनाव प्रणाली के आधार पर भारत देश में क्या होंगे? चुनाव होंगे। तो ऐसे में उस समय चुनाव भी करवाने बहुत बड़ी समस्या थी। क्या समस्या ये थी कि उस समय की बात करें तो कम से कम 17 करोड़ मतदाता थे यहाँ पर, और मतदाता थे 3200 विधायकों का चुनाव करवाना था। यहाँ 489 MP सांसदों का चुनाव होना था। तो बहुत बड़ी एक समस्या इनके सामने थी कि इनका चुनाव कैसे करवाए, क्योंकि चुनाव करवा सकते थे पहले से हमने क्या किया होता? उनकी गणना की होती, या ये कहे कि पहले से वोटर ID जारी कर दी, या मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिया जाता, तो आराम से हम क्या कर सकते थे? चुनाव करवा सकते थे। लेकिन उस समय तो था ही नहीं, क्योंकि उसी समय देश आज़ाद हुआ, और ये सारी प्रक्रिया देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी थी कि कैसे चुनाव करवाए। तो एक नई सरकार का चुनाव करवाना था, और नई सरकार के चुनाव के लिए एक प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। किसको किया गया? सुकुमार सेन को। इनको पूरी जिम्मेदारी दे दी गई कि आप ही क्या करोगे? चुनाव करवाओगे, कैसे करवाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इन्होंने क्या किया? गाँव में अपने जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को भी भेज दिया गया कि आप एक सबके वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है, उनका नाम इस आधार पर जोड़े कि उनका नाम आप मेरे पास प्रेषित करें। तो ऐसी उनको सूचना देकर उनको भेजा गया। लेकिन गांव के लोग तो क्या थे? अनपढ़ थे। तो जैसे जैसे वहाँ नाम पूछा गया कि आपका नाम क्या है, जो अधिकारी जाकर वहाँ पर पूछने लगा कि आपके घर पर, क्योंकि पुरुष तो क्या करते थे? काम पर चले जाते थे, घर पर कौन रहती थी? महिला ही रहती थी। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा कहा गया कि हाँ, आपके परिवार में कितने सदस्य? उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में तो 10 आदमी है। तो 10 आदमी है तो उनके नाम बताओ जो 18 वर्ष से ऊपर हो। तो ऐसी स्थिति में उनको नाम पूछा गया, तो वो कहने लगी ये फलाने का नाम, उसका नाम फलाना आ रही है। क्योंकि पहले वाले समय की भी बात करें तो महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी, बड़े बुजुर्गों का नाम नहीं लिया करती थी। वो सीधे किसी के पापा, टप्पू के पापा, ऐसे कुछ ना कुछ बोलती थी वो। तो ऐसे में उनको लिखा गया फलाने का व्यक्ति, ये इसका व्यक्ति, ये इसका व्यक्ति, ऐसे लिखकर वो ले गए। तो बाद में पता लगा कि ये तो उसमें कुछ कमियां है, ये किसका नाम, किसको हम वोटर ID जारी करें। तो ऐसी स्थिति में समस्या उत्पन्न हो गई। फिर से चुनाव होने थे 1951 में, लेकिन चुनाव फिर
नहीं हुई है 1991 और आम चुनाव पहले कब हो जाते हैं 1952 में होते हैं। तो देखते हैं इनके सामने समस्याएं कौन सी आती है सुकुमार सेन के। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, इसकी प्रमुख जिम्मेदारी क्या थी? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना। इसकी इनकी प्रथम जिम्मेदारी यही दी गई कि स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, किसी के पक्ष में रहकर हम चुनाव नहीं करवाएंगे, स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे? चुनाव करवाएंगे। मतदाता सूची के मार्ग में समस्या, हमने अभी समस्या पढ़ी कि समस्या क्या थी। वो घर गए, घर जाकर पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो ये है, उसका नाम फलाना है, ढीका है, ऐसे कुछ ना कुछ नाम वो बताए, वैसे वैसे वो लिखकर ले गए। तो मतदाता सूची के मार्ग में समस्या, मतदाता सूची में, मतदाता सूची के मार्ग में बाधाएं, के मार्ग में बाधाएं, अनेक समस्याएं थी। तो इस कारण से भी जब ये चुनाव करवाने थे या गांवों की जनसंख्या की बात करें तो उस समय जो जनसंख्या थी वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी, जनसंख्या कम साक्षर, कम साक्षर यानी पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में भी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। चुनाव अधिकारियों कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, ये भी उनकी सुकुमार सेन की जिम्मेदारी थी। जो भी कार्मिक थे, काम करने वाले कार्मिक, या ये कहे कि जो भी अधिकारी थे, अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, ये भी जिम्मेदारी उनकी थी। किनकी थी? सुकुमार सेन की थी। चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना, ये भी एक समस्या मानी जाती है। चुनावी सीमांकन करना, क्योंकि उस समय की बात करें तो जो रजवाड़े थे, देसी रजवाड़े या ब्रिटिश प्रांतों के अधीन जो क्षेत्र थे, जो रजवाड़े थे या ये कहे कि जो रियासतें थी, उन रियासतों को हमने भारत में एक जगह किया। तो ऐसी स्थिति में उन सीमाओं का भी क्या करना था? राज्यों का एक सीमांकन करना था कि ये राज्य ये है, ये राज्य ये है। तो उस समय तो रजवाड़ों का विलय तो किया जा रहा था, लेकिन समस्याएं तो वो भी थी कि उनका सीमांकन, वो आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो ऐसी भी एक देश में अराजकता फैल चुकी थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे। तो बंटवारे को लेकर भी अनेक समस्याएं यहाँ सामने आई। और उसी समय तो देश आज़ाद हुआ, उसी समय पाकिस्तान भारत अलग हुआ। तो ऐसी समस्याओं के कारण ये चुनाव करवाने में अत्यधिक ये समस्या आती है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि कैसे हो निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र कैसे कराए। तो ऐसी स्थिति में भी ये चुनाव प्रक्रिया थी। मतदाता सूची के मार्ग में बाधाएं, अनेक मतदाता सूचियों के मार्ग में भी बाधाएं उत्पन्न होने लगी कि कैसे क्या करें अब। तो ऐसी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या कम साक्षर, वहाँ लोग क्या थे? कम पढ़े लिखे लोग थे। तो जैसे जैसे उनको पूछा गया, उनको पता ही नहीं था कि कैसे चुनाव होने हैं, क्या करना। कई लोगों को तो पता ही नहीं लगा कि चुनाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ऐसी स्थिति में भी उनको समझाना एक दुविधापूर्ण था। कार्मिक अधिकारी को प्रशिक्षित करना, अधिकारी नहीं समझ रहे थे कि कैसे चुनाव करवाया जाए, कैसे क्या नहीं करवाया जाए, कैसे वोटर लिस्ट बनाया जाए, कैसे लोगों को चुनाव के प्रति जुझारू किया जाए, उनको जोड़ा जाए। तो ऐसी समस्याएं उनको प्रशिक्षित करने का समय भी बहुत समय लग रहा था। चुनावी सीमांकन करना, जो भी चुनावी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों का क्या करना? सीमांकन करना, क्षेत्रों का सीमांकन करना। तो क्षेत्रों के लिए भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अक्टूबर 1951 की हम बात करें तो चुनाव होने थे कब? अक्टूबर 1951 में। अक्टूबर 1951 में चुनाव करवाने थे, लेकिन हुआ क्या? अक्टूबर में चुनाव हुए नहीं, क्योंकि ये समस्या सामने थी। ये समस्या बन गई, वोटर लिस्ट भी जारी हो गई, लेकिन वो क्या थी? त्रुटिपूर्ण थी। और त्रुटिपूर्ण होने के कारण ये नहीं हो पाया। अक्टूबर 1951 में चुनाव नहीं हुए और फरवरी 1952 में प्रथम चुनाव हुआ। फरवरी 1952 में प्रथम चुनाव हुआ, प्रथम आम चुनाव और विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फरवरी 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंपटीशन एग्जाम मान लीजिए, चाहे बोर्ड की क्लास मान लीजिए, किसी में भी, तो अधिकतर ये पूछ लिया करते हैं कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब? फरवरी 1952 में। आम चुनाव, विधानसभा के चुनाव, राज्यों के, ये चुनाव 1952 में हुआ। होना कब था? प्रस्तावित कब हुआ था? अक्टूबर 1951 में चुनाव करवाने थे, लेकिन हुए नहीं। चुनाव कब हुए? फिर फरवरी 1952 में चुनाव हुए। तो ऐसी समस्या थी। पहले 3 आम चुनाव की, यानी कि जैसे ही आम चुनाव होता है तो इनको ये एक संज्ञा भी दे दी जाती है कि मील का पत्थर साबित होता है। क्या होता है? 1952 के चुनाव। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मील का पत्थर, मील का पत्थर किसके लिए कहा गया है? 1952 के चुनाव के लिए कहा है, क्योंकि यही साबित हुआ था। मील का पत्थर, एक बहुत बड़ी जंग जीत ली थी हमने, क्या? चुनाव करवा कर। तो पहले बात करें सन 1952 में पहला आम चुनाव होता है। 3 आम चुनाव की हम बात करेंगे। 3 आम चुनाव, 3 आम चुनाव कौन से? जैसे 1952 का पहला आम चुनाव हुआ और लगभग सीटें कितनी थी? यहाँ सीटें चुनाव करवाने थे 489 सीटों पर, 489। और लगभग कांग्रेस ने कितनी जीती? 384 सीटों पर जीत हासिल कर ली। कितनी जीत हासिल कर ली? 384 सीटों पर जीत हासिल कर ली।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1952 का पहला आम चुनाव हुआ, उसमें 489 सीटों पर चुनाव करवाने थे, लेकिन सीटें कितनी मिलती है कांग्रेस को? सीटें मिलती है 384 सीट कांग्रेस जीत जाती है, भारी मतों से विजय होती है। क्योंकि होने का प्रमुख कारण भी था क्योंकि उस समय एक नेता थे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो ये कहे कि एक मील का पत्थर ही थे वो, तो क्योंकि उस समय जड़ थी उसकी, किसकी? कांग्रेस की। तो ऐसी स्थिति में सभी व्यक्ति किनको वोट डालते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। और ऐसी स्थिति में प्रथम प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। 384 सीटों पर कांग्रेस जीत जाती है। 1957 की बात करें तो 494 सीटों पर चुनाव होने थे। 1957 में 494 सीटों पर चुनाव होने थे। कब की बात है? 5 साल बाद में चुनाव हुआ फिर 1952 से 1957 में। कब की बात है? 1957। कितनी सीटें? 494 सीटें। जीत कितने जाते हैं? 361 सीटों पर। 361 सीटें इनको मिल जाती है। कांग्रेस कितने सीटों से जीत जाती है? 361 सीटें जीत लेती है कांग्रेस अकेली। तो ऐसी स्थिति में दूसरे आम चुनावों में भी किसकी विजय होती है? कांग्रेस की विजय होती है। और जब 1962 की बात करें, दूसरा और तीसरा 1962 में भी यही हाल होता है। 494 सीटों पर चुनाव करवाने थे और लगभग 361 सीटें किनकी हो जाती है? कांग्रेस की। तो ये 3 आम चुनाव हमने देखे, उनमें से कांग्रेस भारी मतों से विजय होती जा रही थी और 3 लगातार चुनावों में कांग्रेस का क्या होता है? प्रभुत्व स्थापित हो जाता है 3 आम चुनावों में। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगी 3 आम चुनावों में कांग्रेस का, पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कितना था? तो 3 आम चुनावों में 1952 में 489 सीटें थी, उनमें से 384 सीटें जीत ली जाती है। 1957 में 494 सीटों पर चुनाव हुए और 361 सीटें किसको मिलती है? कांग्रेस को। 1962 में 494 सीटें मिलती है, 494 सीटों पर चुनाव करवाए जाते हैं और 361 सीट जीत लेती है कौन? कांग्रेस जीत लेती है। आगे हम बात करें 1957 में, लेकिन यहाँ एक समस्या भी उत्पन्न होती है 1957 में। यानी कि दूसरे आम चुनाव की हम बात करें तो इन्हीं आम चुनाव में एक विधानसभा चुनाव हुए केरल की। हम बात करें कि 1957 में केरल का विधानसभा चुनाव हुआ और उसी केरल की विधानसभा में 126 सीटों पर चुनाव होने थे और लगभग यानी कि 60 सीटें कौन जीत जाता है? सीपीआई जीत जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है। यानी कि हम बात करें 1957 में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव कहाँ? केरल में। विधानसभा के चुनाव हुए केरल में और इसी केरल की बात करें तो कितनी सीटों पर? 126 सीटों पर चुनाव होने थे। 126 सीटों में से कितनी सीट मिल जाती है उनको? 60 सीटें मिल जाती है। किसको? सीपीआई को। कितनी सीटें मिल जाती है? सीपीआई को। कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें? 60 मिल जाती है। कहाँ पर? केरल में। मिलने का भी कारण था केरल में, क्या था? क्योंकि वहाँ हिंदी भाषा, और जैसे हिंदी भाषा अब यहाँ भारत के द्वारा ये कहा गया है कि हिंदी भाषा सब क्षेत्रों में लागू होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ विरोध होने लगा कि तो हमारी तो यहाँ हिंदी भाषा नहीं होगी, क्योंकि हमारी तो जो प्राकृत भाषा है वही प्राकृत भाषा रहेगी, हम तो कुछ समझते ही नहीं है इस भाषा में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ साथ देने वाला कौन था? नंबूद्रिपाद था। कौन था? नंबूद्रिपाद। नंबूद्रिपाद ने क्या किया? इन लोगों का, केरल में इन लोगों का साथ दिया और साथ देने के कारण ये क्या बन जाते हैं? यहाँ 60 सीटें पर विजय होते ही सीएम बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कहाँ के? केरल के। तो ऐसी स्थिति में कुछ दिनों तक ये सीएम रहते हैं यहाँ पर। लेकिन क्या होता है 1959 की बात करें तो 2 साल बाद में क्या किया जाता है? केंद्र सरकार, केंद्र में तो कौन थी? कांग्रेस थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने अपनी चतुराई दिखाई और चतुराई दिखाकर क्या कर दिया? आर्टिकल 356 लागू कर दिया। यहाँ 356 लागू करते ही क्या हुआ? यहाँ का सीएम बर्खास्त हो गए। 356 का मतलब क्या होता है? 356 आर्टिकल यही होती है आपातकालीन शक्ति, कि जब देश में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, संविधान के अनुसार कोई कार्य ना करे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है 356 के तहत। और 356 के तहत वहां जो सीएम कार्य कर रहा है उस सीएम को पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। 1957 में विधानसभा चुनाव हुए केरल में और केरल में जैसे चुनाव 126 सीटों में 60 सीटें नंबूद्रिपाद ले जाता है। जैसे ले जाता है तो यहाँ सीएम बन जाता है। सीएम बनते ही कांग्रेस को यह लग रहा था कि ये एक राज्य को तोड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया? 356 यहाँ आर्टिकल लगा दिया जाता है और नंबूद्रिपाद को बर्खास्त कर दिया जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 356 आर्टिकल क्या था? आपातकाल का आर्टिकल है और ये राष्ट्रपति शासन लागू करता है, राष्ट्रपति लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि देश में संविधान के अनुसार कोई कार्य ना करे, संविधान का उल्लंघन करे, संविधान की पालना ना करे, तो ऐसी स्थिति में आरोप लगाकर नंबूद्रिपाद को यहाँ से हटा दिया जाता है। अब बात करें भारत में एक दल के प्रभुत्व वह अन्य देशों से कैसे भिन्न है? एक दल का प्रभुत्व है लेकिन अन्य देशों से कैसे भिन्न है? तो अन्य देशों की बात करें, अन्य देशों की बात करें यानी कि एक दल का प्रभुत्व रहा, एक दल का प्रभुत्व, ये एक दल का प्रभुत्व अन्य देशों से कैसे भिन्न है? अन्य देशों से कैसे भिन्न है? भिन्न है।
अन्य देशों से बात करें तो यहाँ सबसे पहले यही बात करें कि भारत में एक ही पार्टी थी, एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, और वो पार्टी किसके आधार पर जीत रही थी? लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने के कारण ये जीत रही थी। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि भारत ने एक पार्टी रहते हुए वह स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार पर चुनाव करवाए और इस आधार में वो जीत जाते हैं। मैक्सिको, यहाँ और भी थे, लेकिन मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में तो क्या है, PRI, मैक्सिको की स्थापना, जैसे उदाहरण की बात करें, मैक्सिको में क्या है, PRI पार्टी है, और PRI की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। तो ऐसी स्थिति में भी दूसरा हम कारण देखिए, यहाँ क्या होता है कि मैक्सिको में 60 वर्षों तक ये शासन करती है, और शासन भी कैसा करती है? तानाशाही शासन करती है। इस कारण से वो क्या होती है, हर बार बनती है लेकिन यहाँ मात खा जाती है। यदि हम चीन, क्यूबा या यदि सीरिया की बात करें तो संविधान में तो क्या एक ही पार्टी की अनुमति है वहाँ पर। चीन में देख लीजिए, क्योंकि लाल किताब वो पहले हाथ में किताब रखता था, अब टाई में वो गले में रख लेता है। तो ऐसी कुछ दोहरी गणना वो करता है, और उसी कारण हम ये कह सकते हैं कि एक पार्टी का प्रभुत्व इन देशों में था, और इन देशों के कारण वहाँ पर तो बन जाती है सरकारें, लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र के आधार पर सरकार बनी। और 3 आम चुनावों में सरकार किसकी रहती है? भारत की रहती है, सॉरी, कांग्रेस की रहती है। और इस कारण से जो लोकतंत्र था स्थापित है करने में अनेक चुनौतियां थी, वो चुनौतियां हमने देखी है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने थे, उसके सामने क्या क्या समस्याएं थी, सुकुमार सेन के सामने क्या समस्या आई, और 3 आम चुनावों में किसकी भागीदारी रही? 3 आम चुनावों में कांग्रेस की भागीदारी रहती है। और लेकिन एक 1957 में एक घटना यहाँ घटित होती है, विधानसभा में केरल में 126 सीटों पर चुनाव होने थे, 60 सीटों पर कौन आ जाता है? 60 सीटें जीतकर नंबूद्री पाल CM बन जाता है। लेकिन कांग्रेस का प्रभुत्व रहने के कारण, केंद्र में सरकार कांग्रेस की रहने के कारण, उसको 356 लागू करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, और उसको भी हटा दिया जाता है। और कुछ दिनों बाद में क्या बन जाती है? वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो ऐसे में हमने लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियों के बारे में पढ़ा है। चलिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिससे आपको समझ में आ जाए। और इसी का जो अगला पार्ट है, हमने जो राजनीति विज्ञान की जो सेकंड बुक अपने स्वतंत्र भारत की राजनीति, उस स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक दल के प्रभुत्व का दौर जो चैप्टर था, उस चैप्टर का हम आगे वीडियो क्लास में फिर से बात करने वाले हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।